स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है कि हम 8th चैप्टर कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एड्स के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में कि एड्स कैसे डेफिशिएंसी कॉज करता है इम्यूनिटी के अंदर, कैसे इम्यून सिस्टम को ज़ीरो पे ले आता है। तो सबसे पहले जी, जो एड्स का जो वायरस होता है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ह्यूमोसिन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी इसको बोलते हैं। तो ये वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में आता है, ये हमारे हेल्पर टी सेल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ये अपना आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है, और बाद में ये एंजाइम्स की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसकी मदद से जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं उनके डीएनए को अपने डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है और मल्टीप्लाई करता है। तो यानी हमारी बॉडी का हर एक हेल्पर टी सेल्स जो होता है बेटा, वो एक तरह से होस्ट बन जाता है, और उस होस्ट के अंदर बार बार HIV वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है। इतना मल्टीप्लाई होता है कि बाद में वो हेल्पर टी सेल को बस्ट करके बाहर निकलता है लार्ज नंबर में, और धीरे धीरे हमारी बॉडी के सारे हेल्पर टी सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के लिए कौन कौन से मेजर्स, पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमने फॉलो करने चाहिए। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स द यंगस्टर्स टू टेक ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। यंगस्टर्स को कौन मोटिवेट करता है ड्रग्स लेने के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें यंगस्टर ड्रग्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले जी मोटिवेशन के फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है बेटा पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब फ्रेंड्स का प्रेशर। सपोज कुछ फ्रेंड्स हैं, आपको घुमाने के लिए साथ ले गए और वहाँ पे उन्होंने ड्रिंक करी, तो वो आपको भी बोल रहे ड्रिंक करने के लिए, आप ज़बरदस्ती मना कर रहे हो, फिर भी वो करें नहीं 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 पी पी पी, तो इससे भी हमें पीने की लत लग जाती है। दूसरा जी लाइकिंग ऑफ टेस्ट। कई लोगों को ड्रग्स का टेस्ट अच्छा लगता है, शराब का टेस्ट अच्छा लगता है, सिगरेट का टेस्ट अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा लगता है, और उससे एडिक्शन यानी लत लग जाती है। फिर उसके बाद अगला है जी डिज़ायर ऑफ एक्साइटमेंट। कईयों को बड़ा डिज़ायर होता है जी एक्साइटमेंट फील करने का। ठीक है, जैसे कोई बर्थडे पार्टी है और या किसी का मैरिज फंक्शन है, तो वहाँ पे छोटे बच्चों को भी अपने साथ जो फादर्स होते हैं या उनके बड़े भाई होते हैं, ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग चल रही होती है, जहाँ पे स्मोकिंग चल रही होती है, तो वो बच्चे भी वहाँ पे ऐसा करने लग जाते हैं, और 1 या 2 साल में ऐसे फंक्शंस में जाते जाते उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कब इस बात की लत लग जाती है। फिर जी अगला आ गया जी टू एस्केप फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। आपको पता है कि एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में मैंने बताया था, ये वो एज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान इधर उधर बहुत लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो एज ऑफ एडोलेसेंट होती है, जो यंगस्टर्स की एज होती है, उसमें ढेर सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ढेर हार्मोन हमारी बॉडी में से रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको एज ऑफ कन्फ्यूजन भी बोलते हैं। हमें पता नहीं लग पाता कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो आप लोग एडोलेसेंट एज से ही गुजर रहे हो, तो उस समय भी क्या होता है, अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई बात कर ले तो आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर ले तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। और ऐसे केसेस में अगर फ्रेंडशिप में अगर किसी भी तरह की ब्रेकअप आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका अपने दोस्तों के साथ, तो हम जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो किस तरफ मूव कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए वो क्या इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ड्रग्स का। फिर आ गया जी फैमिली हिस्ट्री। अब कोई बच्चा है, वो बचपन से अपने फादर को स्मोकिंग करते हुए देख रहा है, बचपन से अपने फादर को शराब पीते हुए देख रहा है,
कंटिन्यूसली वो अपने फादर को देखता है, तो फाइनली क्या होगा ऐसे पर्सन के बच्चे के साथ? आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि उसका इन सब चीज़ों को, एडिक्शन को अपनाने का दिल करे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फादर है वो कंटिन्यूसली अपने बच्चे के सामने एक्टिव स्मोकिंग करता है और बच्चा वहाँ पे आसपास घूमता है और वो देखता है कि भी उसका फादर रोज़ स्मोकिंग करता है, और वो क्या करे, उसने उस फादर की एस्ट्रे में से जो बुझी हुई सिगरेट को वो दोबारा जला के पीना शुरू कर देता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि कब जब वो थोड़ा और बड़ा होता है और उसको ये आदत लग जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री भी अगर होती है तो वहाँ पे भी एडिक्शन के चांसेस होते हैं। अगर मदर या फादर में से कोई ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, ठीक है, और सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो चांसेस हैं कि उनके बच्चों को भी हो जाए। फिर है जी क्यूरियोसिटी ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। बेटा ये वाला पॉइंट तो बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले बहुत सारी एड्स आती थी टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर, और ख़ासकर इन एड्स में बड़े बड़े स्टार्स होते थे, सिगरेट हाथ में पकड़ी होती थी, और जब भी मूवी स्टार्ट होती थी वहाँ पे भी सिगरेट का ऐड आता था। पर अब तो इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि सिगरेट की ऐड ही बंद कर दी गई है, शराब की ऐड ही बंद कर दी गई। अगर ऐड आती भी है तो इस तरह से आती है कि यंग छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलता किस चीज़ की ऐड है। तो पुराने समय में लोगों में, बच्चों में क्यूरियोसिटी, यंगस्टर्स में क्यूरियोसिटी एडवर्टिजमेंट्स को देख के भी आ जाती थी। फिर नेक्स्ट है जी फॉल्स बिलीफ ऑफ एनहांस परफॉर्मेंस। कुछ यंगस्टर्स को लगता है कि अगर वो ड्रिंक कर लेंगे, अगर वो स्मोकिंग कर लेंगे, अगर वो ड्रग्स लेंगे तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इसके करके भी वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। फिर है जी टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ डेली लाइफ। अगर वो दिन भर बहुत बड़े एक बिजी शेड्यूल में रहते हैं, ये बेटा होता है खासकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और वो बुरी तरह थक जाते हैं। तो उस थकान को दूर करने के लिए भी कई लोग गलत राह पे चल जाते हैं और वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और शराब व ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम कैसे अल्कोहल ड्रग्स की एडिक्शन से को अवॉइड कर सकते हैं? पहला, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि एडिक्शन का रीज़न क्या है, और जैसे ही हमें उस एडिक्शन का रीज़न पता चलेगा हम रेमेडियल मेजर्स उसके अगेंस्ट पिक करेंगे। जैसे एक यंगस्टर ने अपने फादर को ड्रिंक करते करते देखते हुए ड्रिंकिंग शुरू कर दी, तो उसको डिटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कैसे शराब पीने से हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं और अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करके बचा सकते हैं। दूसरा, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। ऐसे दोस्तों के साथ रहना बंद कर देना जो दोस्त आपको प्रेशराइज करे शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, ड्रग्स पीने के लिए। बाय गिविंग प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग टू द एडिक्ट। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ड्रग एडिक्ट है, अगर उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको बताया जाए कि आने वाले सालों में क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, तो भी हम उसको बचा सकते हैं। फिर जी सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट, टीचर एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या अगर किसी ने शराब पीनी शुरू की है, स्मोकिंग कर रही है, और अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसके पेरेंट्स से उसकी फ्रेंड जोन अच्छी है, ठीक है, तो भी वो उस बच्चे को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स भी बचा सकते हैं, पेरेंट्स भी बचा सकते हैं, टीचर से भी बात करके वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। और लास्ट है जी सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर ड्रग्स लेने से, शराब पीने से कोई बड़ी एलिमेंट आ गई है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, कैंसर की तरफ हमारी बॉडी बढ़ रही है, तो उस समय मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए और प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। साइकोलॉजिकली भी कभी कभी बेटा ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, तो उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में अगर हमें किसी अच्छा साइकेट्रिस्ट मिल जाए और वो मेडिसिन हमें देना शुरू करे तो भी हम ठीक हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग्स। बेटा आपको पता है कि मैंने आज आपके साथ इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ? ज़्यादा टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ बेटा ताकि आपको इन सभी बातों के बारे में अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि आप सभी उस एज से गुजर रहे हो
जिस एज में ड्रग एडिक्शन के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसीलिए मैं हर पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। सो ऊपर सबसे पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा? ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखा जी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके करके कोई बंदा ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। फिर हमने देखा कि हम ड्रग्स से बच कैसे सकते हैं, एडिक्शन से बच कैसे सकते हैं। अब हम करेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं अल्कोहल और ड्रग्स लेने के। आइए पढ़े। पहले अल्कोहल का इफ़ेक्ट देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल के पास एक एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, एन इंटॉक्सिकेशन ऑन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम ऑफ ब्रेन ड्यू टू विच अल्कोहलिक सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ जजमेंट, विल पावर, इमोशनल कंट्रोल, विजुअल प्रॉब्लम, एंटी सोशल बिहेवियर, इनकोहेरेंट स्पीच और स्टैगरिंग गेट एंड न्यूराइटिस। सो अगर कोई अल्कोहल बहुत समय के लिए लेना शुरू कर देगा तो उसके एनेस्थेटिक इफेक्ट होते हैं। एनेस्थेटिक इफेक्ट का मतलब होता है बेटा ब्रेन से रिलेटेड। कहते हैं ना एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जब भी किसी को ऑपरेट करते हैं उसको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया में होता क्या बेटा, उसकी बॉडी में एक ड्रग इंसर्ट की जाती है, उसको कुछ सुंघाया जाता है, एक ऐसा केमिकल जिससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल पैसिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जब वो इनएक्टिव होता है तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो सेम इफेक्ट अल्कोहल के साथ मिलता है। अगर आप अल्कोहल लार्ज अमाउंट में लोगे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा डिप्रेस, आपको नींद आने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको नशा चढ़ेगा, जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी आपके साथ? एक तो जी आप जजमेंट नहीं कर पाओगे, आप पता नहीं लग पाएगा कि आपको कि रास्ता कहाँ है। कहते हैं ना हमेशा शराब पी के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो जब भी ऐसे लोगों को जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं वो कितने लोगों को मार देते हैं। और पुलिस इनको कैसे चेक करती है बेटा? पुलिस इनको चेक करती है, रोड के ऊपर उनकी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनको कहते हैं कि सीधा चल के दिखाओ। और सीधा कभी भी कोई शराब पीने के बाद नहीं चलता, इसको स्टैगरिंग गेट बोलते हैं। स्टैगरिंग गेट का मतलब सीधा चलने की कोशिश वो पूरी करेगा बंदा शराबी, पर वो हमेशा सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस है शराब पीने से और पैसिव हुआ हुआ है और वो पूरे नशे में है, तो वो कैसे अच्छे से काम करेगा। ठीक है, विल पावर भी वीक हो जाती है, इमोशनल कंट्रोल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी खुशी होती है जो बहुत डेंजरस चीज़ है, विजुअल प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, आंखें वीक हो जाती हैं, देखने में मुश्किलें आती हैं। फिर एंटी सोशल बिहेवियर भी कईयों में आ जाता है, कई लोग ड्रग्स ले लेके शराब पी पी के क्रिमिनल्स बन जाते हैं। ठीक है ना, और इनकोहेरेंट स्पीच हो जाती है, ऐसे करके वो बात करते हैं। इनकोहेरेंट स्पीच का मतलब कोशिश पूरी करते हैं बात करने की, पर उनकी जो आवाज़ है और जो उनका टंग का रिस्पॉन्स है ब्रेन के साथ वो स्लो हो जाता है। तो ब्रेन सिग्नल ज़रूर भेजता है पर सिग्नल स्लोली पहुंचते हैं टंग तक, जिसके करके उसकी जो बात हमें समझ नहीं आती। और न्यूराइटिस तो ऑलरेडी है कि उसके ब्रेन की और नर्व से लेके ब्रेन के हर पार्ट के ऊपर अल्कोहल का इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2, अगर कोई बहुत समय तक अल्कोहल लेता है तो उसको पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर्स होते हैं बेटा स्टमक के अंदर घाव बड़े बड़े, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोई अल्कोहल लेता है तो ये अल्कोहल का एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो हमारे स्टमक के अंदर HCl की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब HCl की सिक्रीशन बढ़ गई, एसिड की सिक्रीशन बढ़ गई, हमारा स्टमक की जो अंडरलाइन है किसी हद तक ही एसिड को झेल पाएगी। और अगर हाइपर एसिडिटी सारा टाइम स्टमक में बनी रहे तो क्या होगा? फाइनली स्टमक में क्या बनने लग जाएंगे? घाव बनेंगे, जख्म बनेंगे, और फाइनली इससे क्या होगा? अगर बंदा तब भी नहीं हटा, कैंसर, स्टमक का कैंसर ऐसे ही होता है बेटा। फिर है जी सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर पूरे का पूरा डैमेज हो जाएगा, जिसमें लिवर हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और लिवर स्टोर हाउस बन जाता है फैट का। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। जो बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, उसका सारा का सारा अल्कोहल पहुँच जाता है जी उसके लिवर में, और लिवर में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और वो फैट लिवर में स्टोर होने लग जाती है। जो लिवर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है, लिवर एक हार्ड मास बन जाता है, और जब ऐसा होने लगता है तो उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, डैमेजिंग ऑफ लिवर।
और कभी कभी तो सिरोसिस इतना बुरा होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है। अगर वो सारी शराब छोड़ दे, नॉर्मल खाना खाने लग जाए, तब भी जो उसका लिवर में जो ख़राब होना स्टार्ट हो गया वो नहीं रुकेगा। तो ऐसे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती। फैमिली का कोई मेंबर अपना लिवर का एक पार्ट देता है, और लिवर बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शराब पीने से, अल्कोहल लेने से या ड्रग्स लेने से क्या होता है, फैट जमा होने लग जाती है जी ब्लड वेसल्स में, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो सकती है, और फाइनली हार्ट अटैक आने के बड़े बड़े चांसेस हो जाते हैं। फिर एक ड्रग है बेटा LSD। LSD है लाइसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन है, और ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी कॉज करता है, यानी कह सकते हो कैंसर तक कॉज करता है। LSD यूजली लाइट डोज में दी जाती है बेटा मेंटल पेशेंट्स को रिलैक्स करने के लिए, पर ये बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है, तो लोग इसका खुद इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मेंटल भी नहीं होते वो इन ड्रग्स को लेते हैं ताकि उनको कैसा फील हो, नशा फील हो, सिर्फ एडिक्शन के लिए। ठीक है, और हेलुसिनेट करने के लिए अपने इमोशंस को वो इस तरह की डेंजरस ड्रग को लेते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। और बेटा कैंसर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी से ही तो होता है। फिर स्टिमुलेंट्स लाइक एम्फेटामाइंस इम्पेयर विजन एंड जजमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो अल्कोहल में भी मिलेगा आपको एम्फेटामाइन, ड्रग्स में भी मिलेगा। इससे हमें प्रॉपर दिखता नहीं है, और हमारी जो जजमेंट है डिस्टेंस की वो भी गलत हो जाती है, एरर वाली हो जाती है। इसी करके शराब पीने के बाद कभी भी हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। ओपिएट यानी अफीम, ये एक डिप्रेशन का काम करते हैं, और ये डेथ भी कॉज कर देते हैं, क्योंकि ये सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है, और साथ ही बंदे को सांस लेने में मुश्किल आती है, और लंग कोलैप्स हो जाते हैं, और डेथ हो जाती है। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा बायो का आज का लेक्चर था। तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए। पहला तो ये कि कैसे यंगस्टर्स ड्रग्स की तरफ मोटिवेट होते हैं। फिर दूसरा पार्ट मैंने करवाया हम इससे बच कैसे सकते हैं, ड्रग्स से, एडिक्शन से। और तीसरा अल्कोहल और ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट बताया आपको, कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, लिवर डैमेज करता है, ठीक है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी करता है, स्टमक में अल्सर्स करता है HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करवा के, और फाइनली कैंसर भी कॉज करता है ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और आज हम लगाएंगे हमारी एक मीट क्लास, तो उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तब तक आप अपना सारा काम उतार लेना और लेक्चर्स याद से सुन लेना। एक बार समझना है, आप उसको 2 बार 3 बार भी लेक्चर को सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।